गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि याचियों के जीतने की कितनी संभावना है। बोर्ड केवल दायर करेगा एंड आंसर की रिवाइज नहीं होगी। एमई को इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है, दोबारा डीबी और सभी का संशोधित परिणाम आएगा या सिर्फ याचियों का। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, मतलब जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप लोग भर्ती को लटका रहे हैं, काम करते हो, तो हमारा ऐसा बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जिनके साथ भी गलत हुआ उनको हम न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये कहा था, जब स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आया था तो दोगुना जब परिणाम आया था, तब उन्होंने ये कहा था कि मिनिस्टर एम्प्लॉय वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको डीबी के दायरे पे बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर जिन्होंने सीईटी का फ़ायदा उठा करके और अकाउंटिंग के लिए क्वालिफाई किया है और बाद में वो लोग दूसरी कैटेगरी में, कुछ कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में वो शॉर्ट आउट होते हैं, मतलब कि उसमें उसका सिलेक्शन होता है, तो अधीनस्थ बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। बट इस चीज़ का सच पता नहीं है कि वास्तव में सच क्या है। इसका सच पता नहीं कि सच क्या है। हालांकि मुझे लगता है फ्रेंड्स, तो जो डीटीए ने जो डीवी करवाया उसको ऑलरेडी अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शंस या जो भी गाइडलाइन है वो बताई होगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसने डीवी करवाया है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो दिखाया था उसमें ये चीज़ सारी क्लियर है, आप देख सकते हो। ये एक पोस्ट है, इसको आप देख सकते हो। इसमें किसी ने जब चेयरमैन साहब जब रिजल्ट आया था उस दिन कहा था, दोगुना परिणाम आया तब, कि जेआर एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि एमई कैटेगरी से किस कैंडिडेट्स एमई कैटेगरी में सेलेक्ट ना होकर स्वयं की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अगर कैंडिडेट सीईटी में एमई कैटेगरी की कट ऑफ का फ़ायदा लेकर जेआर एग्ज़ाम में बैठा है तो वो डीवी स्टेज में अयोग्य माने जाएंगे। आप टेंशन ना लें। इसके बाद में किसी ने पूछा इनसे कि श्रीमान मेजर जनरल साहब, क्या जूनियर अकाउंटेंट के फाइनल रिजल्ट में आप द्वारा पूर्व में किए गए इस ट्वीट का पालन किया गया है या नहीं, इस बाबत अवगत करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जी इसी से संबंधित डीओपी का रूल है जिसका पालन किया गया है। कई कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस में आकर मिले थे, इसी संबंध में उनको भी काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया है। आप भी आकर मिल सकते हैं, नियमानुसार कार्रवाई की गई है। तो इनके कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जो चेयरमैन साहब ने कहा कि रिजल्ट बिल्कुल सही निकाला गया है, यानी कि जो चीज़ अपन को डाउट दे रही है ये कि मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी की सीटें मिली है, तो इन सब का इसमें सॉर्ट आउट हो जाता है फ्रेंड्स कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जो डीवी करवाया ना, तो डीटीए ने करवाया, ना कि आरएसएमएसएस भी ने। अब सच क्या है क्या नहीं है वो तो आप जानते हो। ठीक है, हालांकि मेरी दिलचस्पी इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है कि भर्ती को लटकाना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने सिर्फ ये कहा था आपसे पहले भी कि किसी के साथ में गलत हुआ तो डेफिनेटली मुझे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसमें आपने क्लियर देख लिया फ्रेंड्स, इसमें चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो भी डीओपी का रूल है उसका पालन किया गया है। और कुछ कैंडिडेट वहाँ पे बोर्ड में भी गए थे, उनको भी उन्होंने सारी चीज़ बता दी। तो इसका मतलब तो ये निकलता फ्रेंड्स कि जो बोर्ड ने रिजल्ट निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है, उसमें किसी भी तरह का करेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप जाकर बोर्ड में कंफर्म कर सकते हो कि वास्तव में सच क्या है। ठीक है, कोर्ट केस करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोर्ट केस करना, लेकिन ये चीज़ सामने आने के बाद में तो फिर आप समझ सकते हो कि संभावना कितनी है। एक बार आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर आप चेयरमैन ऑफिस में जाते हो अधीनस्थ बोर्ड के में, तो वो बता देंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं। जो भी होगा वो आपको बता देंगे। बात करते हैं कि आंसर की रिवाइज होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आंसर की जैसा सिंगल बेंच का फैसला 100% आपके आंसर की रिवाइज होगी। जो लोगों ने आपत्ति लगाई है उसके बाद में एक्सपर्ट कमेटी का अधीनस्थ बोर्ड गठन करेगा और उसके बाद में जो लोगों ने डॉक्यूमेंट या प्रूफ दिए हैं उनको बोर्ड रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद में अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो बोर्ड रिजल्ट रिवाइज जारी करेगा और उसके बाद में अगर कुछ लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और उसके लिए पहले फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड्स कि पहले जो रिजल्ट आया था उसमें सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट नहीं थी, प्रोविजनल लिस्ट बाद में आई है। तो बोर्ड ने सोचा होगा शायद कि सारी पोस्टों पर ज्वाइनिंग ना देखे, कुछ पोस्ट पर ही ज्वाइनिंग दी जाए, बाकी जिनकी आंसर का मैटर है उसके बाद में ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड खुद एक कश्मकश में फंसा हुआ है कि वो सभी को ज्वाइनिंग दे या ना दे। क्योंकि अगर वो लोग, जिन लोगों ने आंसर की को चैलेंज किया, वो लोग केस जीतते हैं और उसके बाद में अगर उनको भी ज्वाइनिंग देनी पड़ी तो बोर्ड के पास में सीट नहीं बचेगी। तो इसका सोल्यूशन ये था बोर्ड के पास में कि वो जो प्रोविजनल रखे थे लेकिन बाद में उनका भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया, तो पूरी जो 5,000 के आसपास वैकेंसी है सभी पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाकी अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है फिर वो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सी बार शेडो पोस्ट भी क्रिएट होती है, लेकिन शेडो पोस्ट इतनी ज़्यादा क्रिएट होने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि
सभी का रिजल्ट रिवाइज होगा या सिर्फ पिटिशनर का? तो फ्रेंड्स जो पिटिशनर है, जिन लोगों ने कोर्ट में आंसर को चैलेंज किया, सिर्फ उन्हीं लोगों का रिजल्ट रिवाइज होगा, ना कि सभी का। उसमें भी सिर्फ जितने क्वेश्चंस पर उन्होंने याचिका लगाई है उन्हीं क्वेश्चंस का रिजल्ट रिवाइज करेगा बोर्ड, ना कि सभी क्वेश्चंस का। मान लो कि 23 क्वेश्चन में पूरे पे याचिका लगी है और किसी ने बंदे ने मान लो कि अज्यूम करो कि 15 क्वेश्चन पर याचिका लगाई है और 23 क्वेश्चन का डिफरेंस आया, लेकिन जिस बंदे ने 15 क्वेश्चन पर याचिका लगाई है तो उसका सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही जो बोर्ड या कोर्ट एंटरटेन करेगा, बाकी क्वेश्चन को नहीं करेगा। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें बता दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने याचिका लगाई है, जितने क्वेश्चन पर याचिका लगाई है उन्हीं को बोर्ड एंटरटेन करेगा, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड एंटरटेन नहीं करेगा। बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी ज्वाइनिंग है वो जनवरी के 2nd या 3rd वीक में होने की संभावना है, क्योंकि अभी राजस्व मंडल डीवी करवाएगा और डीवी वाला शेड्यूल उन्होंने 8 जनवरी तक का प्लानिंग किया है। 8 जनवरी के बाद नहीं कंफर्म हो पाएगा कि वास्तव में ज्वाइनिंग कब होगी, बट मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी के 2nd या 3rd वीक में होने की संभावना है। वो लोग पूछ रहे हैं क्या सभी का डीवी होगा? तो फ्रेंड्स सभी का डीवी नहीं होगा और ना ही किसी का परिणाम संशोधित या रिवाइज जारी किया जाएगा। डीवी सिर्फ उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनका पेंडिंग था, जिसका राजस्व मंडल को जो है डीवी करवाना है। इसके अलावा किसी बंदे का दोबारा से डीवी नहीं होगा, ठीक है। तो आप परेशान ना हो। और मैं वापस बोल दूँ फ्रेंड्स कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी लाइफ में खूब अच्छी जगह जाओ, ऐसी हम विश करते हैं। बाकी आप सोचते हो कि हम लोग वैकेंसी को लटका रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हम खुद जाएंगे वहाँ पर चेयरमैन साहब के पास में कि क्या सारी चीज़ें हैं। अगर वो बोल देंगे भाई ऐसा ऐसा किया है तो फिर आगे का प्लान कोई मतलब ही नहीं है। और उन्होंने ऐसा हम सेटिस्फाई नहीं हुए इन चीज़ों से, तो फिर आप समझ सकते हो कि हमें क्या करना है। और आरटीआई का मैंने ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, मैं थर्ड पार्टी हूँ। अभी तक मेरे पास में जो भी चीज़ें हैं वो है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें केस फाइल नहीं कर सकता पर्टिकुलरली, ठीक है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और या फिर रिस्पोंडेंट अथॉरिटी या फिर आप पिटीशनर, दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये था अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश कि जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो।